नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आई के आरंभ पर। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो इतिहास सीरीज स्टार्ट की है उसका आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे हम। यानी अब तक हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने शुरुआत से शुरू किया था। पाषाण काल से हमने स्टार्ट किया। पाषाण के काल के बाद हम जो हड़प्पा सभ्यता पर पहुंचे, यानी हमने आरंभिक नगरों के बारे में जाना। और उसके बाद हम चौथे चैप्टर में वैदिक पीरियड में एंटर किए, जिसमें मुख्यतः हमने ऋग्वेद के द्वारा जानकारी समझी कि उस समय किस तरीके से चीज़ें चल रही थी, राजनीतिक जीवन किस तरीके का था वहाँ पर, सामाजिक जीवन किस तरीके का था वहाँ पर, या वर्ग विभाजन हुआ था तो किस आधार पर वर्ग विभाजन हुआ था। अब हम वैदिक काल से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम मुख्यतः आज जो है उत्तर वैदिक काल में एंटर करेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि प्रारंभिक राजा या शासक कैसे बन रहे हैं, उस समय गणराज्य कौन कौन से थे, जनपद कौन से थे, महाजनपद कौन से थे, उस तरह यानी उस समय की राजनीति क्या थी। जो वैदिक काल में वर्ग विभाजन हुआ था, अब वो वर्ग विभाजन थोड़ा और गहरे स्तर पर हो जाएगा। अब जो है वहाँ जन्म से चीज़ें एंटर हो जाएगी, यानी यहाँ से जाति व्यवस्था की नींव पड़ना शुरू हो जाएगी एक तरीके से। यानी जब वैदिक पीरियड में वर्ग विभाजन हुआ तो वहां छुआछूत जैसी अवधारणा विकसित नहीं हुई थी, लेकिन अब इस पीरियड में छुआछूत जैसी अवधारणा विकसित हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, अध्याय 5, जिसका शीर्षक है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी मुख्यतः हम किसके बारे में जानेंगे इसमें, राजा किस तरीके से वहां बन रहे हैं, अब शासकों का चुनाव किस तरीके से हो रहा है, और उस समय जो गणराज्य थे उसमें से मुख्य गणराज्यों के बारे में हम जानेंगे। तो हर बार की तरह एनसीईआरटी जो शुरुआती चैप्टर जब शुरू करता है तो वहाँ पर एक छोटी सी कहानी छापता है। हमारे लिए जानना पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पर वह भूमिका बनाने की कोशिश करता है कि हम अपने शासकों का चुनाव कैसे करते हैं, और हम इसमें यही पढ़ने जा रहे हैं। खैर, तो कुछ लोग इतिहास में शासक कैसे बने, इस चैप्टर का मतलब जो मुख्य बिंदु है ये है कि कुछ लोग इतिहास में शासक कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी बता रहा है कि लगभग 50 वर्षों से, यह एनसीईआरटी को अपडेट कर देना चाहिए, यानी कि 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं तब से हम अब तक अपने शासकों का, यानी प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री या अपने विधायक, सांसद या जो है राष्ट्रपति का हालांकि हम चुनाव नहीं करते हैं, लेकिन तो हम इतने लगभग 50 वर्ष से अपने शासकों का चुनाव करते हुए आ रहे हैं। और किसके जरिए चुनाव कर रहे हैं हम, मतदान के जरिए चुनाव करते हैं उनका। यानी वो अपने आप किसी को में कोई बहुत ज़्यादा पावर आ गई है तो चलो मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ, या मैं राष्ट्रपति बन जाता हूँ, या मैं सांसद या विधायक बन जाता हूँ, ऐसा नहीं। उसे हम चुनते हैं, वो भी मतदान के द्वारा। लेकिन बहुत पहले लोग, यानी अब इतिहास की बात चल रही है, इतिहास में जो है शासक कैसे बनते थे ये क्वेश्चन है। तो हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन लोगों द्वारा चुने जाते थे। सही बात है। हम जब अध्याय 4 पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि लोग जो है सभाओं में मिलते थे, सभाओं में चर्चा करते थे कि कहाँ पर जो है युद्ध करना चाहिए या किसके साथ शांति की बात करनी चाहिए। यानी शांति और युद्ध की वार्ताएं उसमें हो रही हैं सभाओं में। उसी सभाओं में जो है चर्चा के द्वारा सरदार को भी चुना जाता था। सरदार कौन चुना जाता था, सरदार वो उस व्यक्ति को चुना जाता था जो बहादुर हो, कौशल हो, यानी कुशल योद्धा हो, उसे राजा के रूप में या सरदार के रूप में वो चुन रहे होते थे। लेकिन उस समय जो राजा थे उनमें इस समय के राजा से एक अंतर था। उस समय के राजा ना तो बहुत बड़े महलों में रहते थे, ना उनके पास कोई राजधानी होती थी अपनी, ना ही जो है वो टैक्स वगैरह वसूल करते थे, और ना ही वो जो है सेना रखते थे। तो ये बात समझ में आ गई कि हम कुछ राजा जो है संभवतः जन लोगों द्वारा चुने जाते थे। और परंतु जब ये 3500 साल पहले की बात है यहाँ पर, लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। कैसे प्रतिष्ठित हुए ये आगे हम समझेंगे, लेकिन आपको यहाँ समझना चाहिए कि यह वह पीरियड है कि यहाँ पर जो है लोहे का आविष्कार हो गया या लोहे की खोज हो गई है, लोहे का उपयोग शुरू हो गया है। तो लोहे का उपयोग शुरू हो गया है तो कृषि व्यवस्था में परिवर्तन आएंगे, अधिशेष ज़्यादा होगा, यानी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ रही होगी। तो इसलिए अब यहाँ पर जो है ये शासक जैसी अवधारणा मजबूती ले रही होगी। इसीलिए यहाँ पर वर्ग विभाजन और ज़्यादा गहरा हो रहा है।
क्यों गहरा हो रहा है, इन सारी बातों को हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। हालांकि यहाँ हम अभी बेसिक ही समझ रहे हैं, जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो इसे पूरे विस्तार से समझेंगे हम, है ना। तो अब जो बता रहा है कि यहाँ पर यज्ञ करा के जो है राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था, तो वही बता रहा है कि एक अश्वमेध यज्ञ था, एक अश्वमेध ऐसा ही यज्ञ था जिसका आयोजन राजा कराता था। इसमें राजा करता था क्या कि एक घोड़े को अपने लोगों की निगरानी में खुला छोड़ देता था। वो जिस जिस राज्य से गुजरता था या जिस जिस क्षेत्र से गुजरता था वो उसका क्षेत्र हो जाता था, राजा का, यानी राजा के अधीन वो क्षेत्र आ जाता था। लेकिन अगर उस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में उस घोड़े को अगर कोई राजा, दूसरा शासक रोक लेता था या दूसरा व्यक्ति रोक लेता था, तो फिर उसे, इसका मतलब ये है कि वो उस राजा को चुनौती दे रहा है जिसने वो अश्वमेध यज्ञ कराया है। अब राजा को चुनौती दे रहा है तो सीधा मतलब है कि लड़ाई लड़नी है, तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता था। और लेकिन अगर ऐसे ही जाने दिया तो इसका मतलब यह है कि वो उस राजा को जो है अपने से शक्तिशाली मान रहा है, उसे पता है कि मेरे से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए भाई इसके घोड़े को जाने दो, क्यों आफत मोल लो, खामा का उससे लड़ना पड़ेगा बेमतलब में। तो यही है यहाँ पर। तो इस घोड़े को किसी दूसरे राज्य ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो प्यार से भाई उसने स्वीकार कर ली उसकी अधीनता। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, ये बताई दिया मैंने। इसके बाद जो छोड़ देता था, ऐसे ही जाने देता था उस घोड़े को, तो उन राजाओं को फिर यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था कि आओ सब, क्योंकि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, एक तरीके से मान लिया कि ये जो है शक्तिशाली है हमसे, तो उन्हें आमंत्रित किया जाता था। और यह यज्ञ किनके द्वारा कराया जाता था? यह यज्ञ कराया जाता था विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा, यानी विशिष्ट पुरोहितों जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो इन पुरोहितों के द्वारा यह यज्ञ कराया जा रहा है और उनके बदले में इन्हें उपहार मिलते थे, राजा से दक्षिणा मिलती थी। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा इसके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाते थे। सही बात है, आप भी आज जो है कहीं किसी आयोजन में जाते हैं, किसी प्रोग्राम फंक्शन में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, ना जाए तो थोड़ा अपने आप को आपको शर्म आती होगी। तो ऐसे ही राजा को आमंत्रित जब किया जा रहा है यज्ञों में, जो जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है, तो वो आते थे तो राजा के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर के आते थे, गिफ्ट लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। स्वाभाविक बात है, राजा मुख्य स्थान पर होगा, यानी कि ये केंद्रीय भूमिका में होगा राजा, और मुख्य स्थान पर होता था। साथ ही साथ यह जो है एक बाघ की खाल पर बिठाया जाता था, यानी कि ये शक्ति का प्रतीक माना जाएगा, एक तरीके से बाघ की खाल पर बैठा है, यानी शेर एक तरीके से। तो उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था, तभी तो वो दूसरों से अलग दिखेगा ना, नहीं तो सब सारे एक ही जैसे दिखेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है, आपको किसी दूसरे से अलग दिखना है तो ऐसी एक विशेष व्यवस्था बनाइए जिससे आप दूसरे से अलग दिखें। तो बाकी सारे तो बाघ की खाल लेके नहीं आएंगे बैठने के लिए, अपना अलग सिंहासन बनाकर बैठाइए। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। अब यहाँ बता रही है आपके एनसीईआरटी, युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था, जो रथ चला रहा होता था, वो उसका सहचर भी होता था। सहचर का मतलब क्या है? सहयोगी या उसका दोस्त कह लें। जैसे महाभारत में आप जब वो महाभारत हो रही होती है तो उसमें जो है अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण थे सारथी, लेकिन कृष्ण साथ के साथ और क्या कर रहे हैं? वो अर्जुन को सलाह दे रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं कि किस तरीके से लड़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए। तो वो सारथी के साथ साथ एक सहचर की भूमिका में नजर आ रहे हैं कृष्ण। तो ऐसे ही यहाँ पर राजा का जो सारथी होता था वो सहचर की भूमिका भी निभाता था, यानी वो देखता रहता था कौन किधर से, इधर से कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा, कोई उधर से तो आक्रमण नहीं कर रहा है। तो राजा को बता देता था कि साहब पीछे से आ रही तलवार, इधर से लड़ो, साहब इधर से आ रही तलवार। वो ये भी बताता कि साहब इधर नहीं, हम इधर रथ को लेकर चलते तो यहाँ से हमें ज्यादा फायदा मिल जाएगा लड़ाई में। तो इस तरीके से सलाह मशवरा वो करता था उससे, या सलाह देता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा ने जो विजय की है, राजा ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसका गुणगान भी करता है। अरे राजा साहब ने तो एक बार में 10-10 लोगों को मारा था, अरे 20-20 लोगों को पटक दिया था तलवार से, तो पता नहीं कितनी ऊपर उछाल दिया था। तो इस तरीके से वो गुणगान भी कर रहा होता है। तो विजय तथा अन्य गुणों का गान भी करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी पत्नी या बेटे बेटी या बच्चे जो भी हैं, तो राजा के सगे संबंधी खासकर रानियां और पुत्रों को भी
कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा तो अनुष्ठान कर ही रहा है, यज्ञ वगैरह कर ही रहा है, साथ के साथ इन्हें भी यानी रानियों और पुत्रों को भी कुछ अनुष्ठान करने होते थे छोटे छोटे। अन्य सारे आमंत्रित राजा जो थे, कौन से आमंत्रित राजा होंगे? ये वही राजा होंगे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, इसके घोड़े को जाने दिया था और उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो इन आमंत्रित राजाओं का कोई खास काम वहां होता नहीं था, वो केवल आयोजन को बस देखते ही रहते थे बैठ के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे आजकल भी होता है ना कि जब जैसे गणतंत्र दिवस की परेड होती है हमारे यहाँ 26 जनवरी पर, तो हम विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, कोई ना कोई हम जो है एक अतिथि बुलाते हैं उस परेड में। तो उसका क्या काम होता है वहाँ पर? वो केवल देख रहा होता है परेड किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से नहीं हो रही है, क्या कौन सी झांकी गई है, वो सारी चीज़ें बस देख रहा होता है। ऐसे ही ये थे। तो आमंत्रित राजा का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना भर था, इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनका कोई काम नहीं था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान करता था। यानी जो पुरोहित था, जो यज्ञ का आयोजन यज्ञ को करा रहा है, तो वो क्या करता था? राजा के ऊपर पवित्र जल, जो हम आज गंगा जल मानते हैं, ऐसे ही उस समय उसने अपने अनुसार कोई पवित्र जल बनाया होगा, उस पवित्र जल के का छिड़काव करता था राजा के ऊपर, और साथ ही साथ दूसरे अनुष्ठान भी करा रहा होता है। विष कौन? कल मैंने बताया था ना, विष यानी वैश्य, और दूसरा शब्द कौन सा था? जन। दो शब्द बताए थे ना मैंने, जन और विष। तो जन और विष, तो इसमें विष जो है वैश्य, जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। भाई ये छोटे मोटे आदमी व्यापारी वर्ग है, ये भी जो है उपहार लेके आएगा। राजा को खुश करना कौन नहीं चाहेगा? राजा को खुश करेंगे तभी ये खुश रहेंगे, ठीक है। लेकिन जिन्हें पुरोहित ने शूद्र कह दिया था, जिन्हें पुरोहित जो है शूद्र मानते थे, उन्हें इन अनुष्ठान में भागीदार बनने का अवसर नहीं दिया जाता था, यानी वो अनुष्ठान में शामिल नहीं किए जाते थे। स्वाभाविक बात है। अब इसका यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि पुरोहितों ने उसे अछूत मान लिया होगा, इसलिए अब वो इस अनुष्ठान में भाग नहीं लेने दे रहे हैं, है ना, शामिल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए साहब, वर्ण जो हम कल बता रहे थे चौथे लेक्चर में, जब चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, तो वह बताए थे कि लोगों को रीतियों के अनुसार या संस्कृति, भाषा, रंग के अनुसार विभाजित किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। उस वर्गीकरण से वर्ण बना। अब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक युग के बाद, ऋग्वेद के बाद के जो बात स्पेशल बात करें, ऋग्वेद के बाद का काल, तो यहाँ पर यह वर्ण व्यवस्था थोड़ी गहरी हो जा रही है। यहाँ छुआछूत जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जो मैंने अभी पिछले बताया है आपको। तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना का क्षेत्र, ठीक है, खासकर गंगा यमुना का क्षेत्र, यहाँ पर कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद कई ग्रंथ यहाँ रचे जा रहे हैं। अब वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? पहला है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनकी चर्चा मैंने कल भी की थी। 4 वेद बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इस तरीके से 4 हमने कल बताए थे। उसी में बता रहा है ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये वैदिक ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए हैं। तो इनमें शामिल हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ भी हैं। अब पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। यानी पुरोहितों ने इन ग्रंथों को रचा है, और इसमें क्या बता रहा है कि इसमें जो है कौन से अनुष्ठान करने हैं, तो उनकी किस प्रकार की विधि होगी, किस तरीके से वो संपादित किए जाएंगे, इनके बारे में भी उसमें बता रहा है। साथ ही साथ लोगों के बारे में बता रहा है, सामाजिक नियम बना रहा है इसी ग्रंथों में कि लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए, किसको क्या अधिकार है, किसको नहीं है। तो वो सामाजिक नियमों के बारे में भी वो इन ग्रंथों के माध्यम से बता रहा है। उस समय समाज में कई समूह थे, सही बात है, हमने कल पढ़ाई था। कौन कौन थे? पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगलों में रहने वाले लोग थे। तो इनमें से ही ये वर्गीकरण करके 4 वर्ण बना देता है ये पुरोहित। कौन कौन से 4 वर्ण बनाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो 4 वर्ण बनाता है। तो जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, अब चूंकि ये वैभवशाली है तो ये अपने आप को ऊपर ही रखेंगे। अब व्यवस्था में कौन, इस व्यवस्था को बना कौन रहा है? व्यवस्था को बना रहा है पुरोहित बंटवारा कर रहा है, तो पुरोहित अपने आप को और ऊपर रखेगा, यानी सबसे ऊपर पुरोहित रखेगा अपने आप को। तो वैभवशाली थे। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। अब ये कृषक और व्यापारी धनवान हैं, तो इनको हो सकता है
तीसरे नंबर पे रख देगा वो। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके काम कर रहे हैं, उन लोग, वो जो लोग थे वो निर्धन थे। निर्धन थे तो अब इन्हें पुरोहित क्या करेगा, 4 वर्णों में विभाजित कर देगा, या 4 वर्गों में विभाजित कर देगा जो है कौन, पुरोहित। और वो उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य हैं। किनके अनुसार, पुरोहित के अनुसार। पुरोहित वर्ग जो है इन चारों वर्ग का काम अलग अलग निर्धारित कर दे रहा है। अब निर्धारित कर दे रहा है तो पहला वर्ण जो है ब्राह्मणों का था। स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो व्यवस्था बना रहा है वो अपने आप को उसमें ऊपर रखना चाहेगा, तो वही काम ये पुरोहित कर रहा है या ब्राह्मण कर रहा है, ये अपने आप को उसमें ऊपर रख दे रहा है। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना है। अपना काम निर्धारित कर लिया, क्या करना है कि मेरा काम है यज्ञ, जो ये क्या नाम है, वेदों का अध्ययन करना है, अध्यापन कराना है इनका, और साथ की साथ जो है यज्ञ कराना है। और इनके बदले में मुझे इन्हें क्या मिलेगा, उपहार मिलेंगे, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे स्थान पर रखा शासकों को। शासक यानी क्षत्रिय कहा जाता था इन्हें। तो पहला जो है हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय। उनका काम क्या था, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे नंबर पर ये जो है वैश्य को रख रहे हैं, यानी विश्व या वैश्य। इसमें कौन कौन शामिल थे, कृषक, पशुपालक, व्यापारी और अन्य लोग आते थे इसमें। इनका काम जो है क्या था, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार तो था, यानी क्षत्रिय और वैश्य को दोनों को अधिकार था, लेकिन इनके बाद जो चौथा वर्ण बना रहा है पुरोहित, उसको यह अधिकार नहीं देगा। वर्णों में अंतिम स्थान था शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्गों की, तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक है, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था ना। तो इनको निर्धारित कर, जैसे सबकी सेवा बता रहा है कि कौन कौन से वर्ग की क्या सेवा है, तो पहला अपना बता दिया कि साहब मेरी जो है काम जो है, मेरा निर्धारित काम है वो ये है कि मैं वेदों का अध्ययन करूं, अध्यापन कराऊं और यज्ञ करवाऊं। क्षत्रिय का काम बता दिया कि साहब आपको युद्ध करना है और लोगों की रक्षा करना है। तीसरा जो वैश्य वर्ग है, विश्व वर्ग है, उसका काम बता दिया आपको व्यापार करना है। लेकिन अब यहाँ चौथा वर्ण जो निर्धारित किया गया है शूद्र, उसका काम बता दिया कि ऊपर के जो तीनों वर्ण हैं उनकी आपको सेवा करनी है, लेकिन सेवा करनी है, लेकिन आपको कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होगा। और प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। अब यहाँ पर जो है औरतें जो थी उन्हें भी शूद्र माना गया। शूद्र माना गया तो इन्हें भी कोई अधिकार करने, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, इन्हें भी कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। तो महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इस वर्ण से यानी कि शूद्र से वेदों का अध्ययन करने का अधिकार छीन लिया गया एक तरीके से कहे तो। और साथ के साथ महिलाओं को भी शूद्र माना गया है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों के, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। यानी कि जब हम वैदिक युग में पढ़ रहे थे ऋग्वेद के अनुसार, तो वहां पर जो है वर्गीकरण कैसे हुआ था, वो कुछ गुण देखे गए थे, उसके आधार पर वर्गीकरण हुआ था, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, काम के आधार पर। लेकिन अब यहाँ पुरोहित जो है जन्म के आधार पर इसको कर दे रहा है। जब जन्म के आधार पर कर दे रहा है तो यहाँ से चीजें और ज्यादा बिगड़ती जाएंगी, है ना। अब उदाहरण के तौर पर कैसे कर रहा है जन्म के आधार पर, अब इसका काम क्या है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। पहले यह था कि वैदिक युग में कि अगर ब्राह्मण से कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो जरूरी नहीं वो ब्राह्मण ही बने यानी पुरोहित बने, वो कोई और भी वर्ण में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि जन्म से ये व्यवस्था बना दी, तो यहाँ पर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र, एक तरीके से ठप्पा लगा दिया अब जन्म से ही। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। किसमें आते थे, ये आते थे अछूत वर्गों में। अब देखिए यहाँ पर व्यवस्था, वहां पर अभी तक अछूत नहीं माना जाता, यहाँ जन्म से निर्धारित कर दिया है, इससे कई सारे अधिकार छीन लिए गए, साथ के साथ इसे अछूत वर्ग में शामिल कर दिया गया है। इसे अछूत वर्गों में कुछ कौन कौन आते थे, शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, ऐसे लोग शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, यानी इनसे बातचीत करना, इनके साथ कोई रिश्ता रखना या इनसे संपर्क रखना
ये अपवित्र माना जाएगा, ये निर्धारित कर दिया गया है यहाँ पर। अब ये सारी बातें क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये अभी के लिए बस इतना समझ लिए, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो यहाँ पर कृषि का अधिशेष बन रहा है, कृषि अधिशेष आ रहा है, तो उस पर नियंत्रण को लेकर के शायद ये व्यवस्था बनाई गई होगी, जिसे हम आगे के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और जो स्वीकार नहीं करेगा वो क्रांति करेगा, स्वाभाविक बात है। तो इसमें कई लोग होंगे। तो कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। यहाँ लड़ाई होगी, भाई तू भाई कैसे जो है पुरोहित से, अब क्वेश्चन तो करेगा, भाई तू कैसे जो श्रेष्ठ बन गया हमसे, तेरे पास ऐसा क्या है, हम जो है शक्तिशाली, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तो हम श्रेष्ठ होने चाहिए कि तू श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ऐसे जब वो ऐसा क्वेश्चन कर रहा है तो वो उस व्यवस्था को नहीं मानेगा। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, वो कहते थे जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, जबकि कर्म के आधार पर होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। तो इसमें कुछ विचारवान या विद्वान लोग होंगे जो कह रहे हैं कि साहब आप जो है जो भेदभाव कर रहे हैं किसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, वो उचित नहीं है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका होना चाहिए, किसी एक विशेष वर्ग का नहीं होना चाहिए। यानी भगवान के पास जो पहुंचने की, जो भगवान से संपर्क करने का जो अनुष्ठान हो रहा है या यज्ञ हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उसी की आराधना में हो रहा है भगवान की में, तो वो अनुष्ठान करने का अधिकार केवल एक के पास नहीं होना चाहिए, वो सबके पास होना चाहिए, सबको वो अधिकार मिले, है ना। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, छुआछूत की आलोचना की इस महाद्वीप में, यानी कौन से, भारत में, भारत के इस महाद्वीप में उत्तर पूर्व क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, वहां पर इलाकों में सामाजिक भिन्नता थोड़ी कम थी, यानी सामाजिक आर्थिक असमानता कम थी। तो कम थी तो ये व्यवस्था वहां पर लागू होगी नहीं होगी। तो वहां सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। क्योंकि पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित है तो यहाँ पर यह व्यवस्था भी कमजोर रही होगी, यानी वर्ण व्यवस्था वहां पर ज्यादा लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां मुख्यतः पुरोहितों का प्रभाव कम है। ठीक है साहब, अब चलिए आगे समझते हैं। आगे है जनपद। अब जनपद हम देख रहे थे कि जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे वहाँ नगरों का विकास हो रहा है, फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, फिर जो है वैदिक युग आता है तो गांव संस्कृति बनती है। अब फिर से जो है नगर फल फूलने लगे हैं, नगर फल फूलने लगे तो जनपदों का विकास हो रहा है। जनपदों का मतलब हमने पढ़ा था ना, जन माने लोग, और लोग जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को कह रहे हैं जनपद। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है लोगों के बसने की जगह। राजा, पहले राजा जो है जन का राजा होता था, जनता का राजा होता था। अब यहाँ पर चीजें बदल कर क्या हो गई, राजा जनपद का राजा हो गया। राजा अब सिर्फ जन के नहीं बल्कि जनपदों के माने जाने लगे। समझ ही रहे होंगे आप, यज्ञ करके जो वो अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, तो वो जनपद का राजा बन रहा है। यहाँ पर पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। अब खुदाई कौन कौन सी जगह पे की, वो मुख्यतः कुछ जगह हैं जिनका नाम लिया जाएगा यहाँ पे, ये विशेष जगह, जैसे दिल्ली का पुराना किला, इसकी खुदाई की गई। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, मेरठ के पास ही जगह है, यहाँ खुदाई की गई। साथ ही साथ अतरंजी खेड़ा, ये एटा के पास है उत्तर प्रदेश में ही, यहाँ पर भी खुदाई की गई। तो यहाँ से कुछ चीजें मिली, उन कुछ चीजों से वहाँ के उस समय के जीवन के बारे में पता चल रहा है कि लोग क्या करते होंगे, किस तरीके से वो क्रियाकलाप कर रहे होंगे। तो खुदाई के बाद यहाँ पता चलता है उनकी जीवन शैली के बारे में। तो जीवन शैली के बारे में पता चल रहा है, तो क्या पता चल रहा है कि वहाँ के लोग झोपड़ियों में रहा करते थे। ये खुदाई से पता चल रहा है, झोपड़ियों में रहा करते थे। तो करते थे क्या, वो मवेशियों या अन्य जानवरों को पालते थे, ये बात पता चल रही है। साथ ही साथ वो खेती भी कर रहे थे लोग, और खेती कर रहे थे, कौन सी फसलें उगाते थे, तो उसमें चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों, ऐसी फसलों का वो उत्पादन कर रहे हैं, ऐसी फसलों को उगा रहे हैं। साथ ही साथ वो उन खुदाई से क्या पता चल रहा है कि वहां के लोग बर्तन भी बनाते थे। तो बर्तन बनाते थे, किसके बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये आपको चित्र दिख रहे होंगे, ये मिट्टी के बर्तन है। तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिन्हें धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। वो जो है किसके होते थे, वो धूसर और कुछ लाल रंग, पेंटेड ग्रेवेयर और लाल रंग के।
इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं तो उनका क्या कहा जा रहा है? चित्रित धूसर पात्र। अब चित्रित धूसर पात्र से ही आपको क्लियर हो गया होगा, चित्रित का मतलब चित्र है, तो इन पात्रों पर जो है चित्रकारी की गई होगी, स्वाभाविक बात है। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर जो चित्रकारी होती थी वो आमतौर पर सरल रेखा होती थी या फिर ज्यामितीय आकृतियां होती थी। तो ये बर्तन है एक, ये धूसर बर्तन है, चित्रित धूसर पात्र कह सकते हैं, कह रहे हैं इसे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ आकृति बनी है ना, ऐसे ही आकृति बनी है। तो ये चित्रित धूसर पात्र है। इसके बारे में जानकारी क्या है? इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं, यानी कि घड़े बड़े इस टाइप का कुछ नहीं मिला है, थालियां और कटोरिया टाइप की चीजें मिली हैं इस तरीके के पात्रों में। जैसे यहाँ देख रहे होंगे ये कटोरी थाली टाइप के ऐसे पात्र, बहुत ही पतली सतह के सुंदर, ये वाले जो पात्र हैं ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत पतली लेयर दिख रही है ना, ऐसा मोटा सा तो नहीं है ना, बहुत पतली लेयर है और चिकने हुआ करते थे, सुंदर दिखते थे, कढ़ाई चित्रकारी हो रही है इन पर। तो जैसे आज के टाइम पर घरों में कुछ बर्तन विशेष लोगों के लिए रखे जाते हैं, यानी कि मेहमान आएंगे उनको खाना खिलाएंगे इसमें, और कुछ रेगुलर खाने के लिए रखे जाते हैं कि आप जो रोजाना नियमित तौर पे खाना खाते हैं तो उन्हीं बर्तनों में खाते हैं। लेकिन जब मेहमान आते हैं तो विशेष बर्तन निकाले जाते हैं, उनमें उन्हें खाना परोसा जाता है। तो शायद ये बर्तन उस समय विशेष व्यक्तियों के भोजन परोसने के काम आता होगा। तो यही कह रहा है, ये पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे, शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर, खास मौके आते होंगे तभी, जैसे आपके यहाँ बर्थडे आता होगा या पूजा होती होगी या कोई अन्य जो है कार्यक्रम होता होगा खुशी वाला, तो उस मौके पर, तो खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। कौन सा पात्र ऐसा उपयोग किया जाता था? ये चित्रित धूसर पात्र का उपयोग किया जाता था खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को खाना परोसने के लिए। अब जनपद के बाद आती है महाजनपदों की बात। तो महाजनपद करीब 2500 साल पहले, ये कैसे निर्माण हो रहा है महाजनपदों का? तो कुछ 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे, बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। जो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गए थे जनपद, उन जनपदों को महाजनपद कहने लगे, वही जनपद महाजनपद कहलाए। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, क्योंकि शक्तिशाली हो गए, राजा यहाँ पर है, राजा की अब यहाँ राजधानी भी होगी, इसका महल भी होगा, ठीक है। तो कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब जो राजधानी बन रही है तो उन राजधानियों को चारों ओर दीवार से बड़ा दीवार बना करके चारों तरफ उसकी किलेबंदी की जा रही है। अब वो किलेबंदी क्यों की जा रही होगी? अब ये किलेबंदी की जा रही है, इनके चारों लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवार बनाई जाती, ऐसा लगता है, यानी कि किलेबंदी क्यों की जा रही है? ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। यानी राजा और ये लोग किसके, यानी कोई दूसरा राजा हम पर आक्रमण करे या आक्रमण कर सकता है तो उसके लिए हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो सुरक्षा करनी चाहिए तो चारों तरफ अपनी दीवार बना दी, वो भी बड़ी बड़ी ऊंची, और ये दीवार ईंट से या पत्थर से या लकड़ी की बनाई जा रही, जिससे अन्य कोई जब आक्रमण करे तो इसमें जल्दी ही उनके किले में या उनके शहर में एंटर ना कर पाए या उनके घर में एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। जैसे आज के टाइम पर ही जो लोग जो है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, थोड़े अपने आप को दिखावा करना चाहते हैं, तो वो बड़े बड़े घर बना के रहते थे, भले ही फटीचर पड़ी हो उनकी जिंदगी, लेकिन घर इतना बड़ा बना दें। गांव में अक्सर ऐसा होता है, वो केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि हम सब समृद्ध लोग हैं, हम धनवान लोग हैं, तो अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए उस समय भी राजा जो है बड़े बड़े महल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवार खड़ी करवा दे रहे हैं, जो है प्रभावशाली दीवार, जिससे जो है अलग से ही दिख जाए कि फला घर जो है। तो ये समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे इसके द्वारा। इससे किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। अब चूंकि एक उसके अंदर बंद है तो सारी चीजें, क्रियाकलाप जो भी हो रहे हैं चार दीवारी के अंदर हो रहे हैं, तो यहाँ पर नियंत्रण रखना भी जो है आसान हो जाएगा राजा के लिए। अब देखिए साहब,
विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। अब इतनी बड़ी दीवार बन रही है, कोई छोटी मोटी दीवार नहीं बन रही, तो इसके लिए एक योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे तभी बन पाएगी। तो प्लानिंग के लिए बात जो है लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना होता होगा। प्लानिंग जब कर रहे हैं तो ये भी तय कर देखते होंगे कहाँ से ईंट आएगी, कहाँ से पत्थर आएगा, कितने आदमी लगेंगे इसमें, कितने और वो लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है हजारों स्त्री और पुरुषों तथा बच्चों ने इसके अथक प्रयास किए होंगे इसके लिए। इसमें कौन काम कर रहा होगा? पुरुष, स्त्री और बच्चे मिलकर के इस दीवार को बना रहे होंगे, परिश्रम कर रहे होंगे। तो इनके लिए अब संसाधनों की आवश्यकता है। किनके लिए? अब संसाधन की आवश्यकता है। फिर राजा क्या करेगा? टैक्स जैसी चीजें लगाएगा। अब जो है राजा सेना भी रखने लगा था। यहां पर अब राजा तभी तो युद्ध कर पाएगा ना किसी दूसरे से, तभी तो अपने आप के शक्तिशाली दिखा पाएगा ना। तो राजा अब यहाँ पर सेना भी रखने लगा है, सिपाहियों को नियमित वेतन भी दे रहा है, पूरे साल रखा जा रहा है उनको। तो पूरे साल लगाया तो कुछ बता रहा है कि कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। जो सेना रखी जा रही है पूरे साल के लिए, सैनिकों को वेतन दिया जा रहा है, और वो वेतन जो है दिया जा रहा है तो वो आहत सिक्कों के रूप में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे होंगे आहत सिक्के। अब ये आहत सिक्के क्यों कह रहे हैं ना? इसलिए क्योंकि इन सिक्कों को बनाने के लिए धातु के टुकड़ों पर विशेष चिन्हों का ठप्पा मारकर या पीट कर बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। इन्हें आहत कर दिया जाता था, देख रहे होंगे ना, इन्हें पीट के या ठप्पा मार के एक विशेष आकृति या चिन्ह बना दिया जाता था, इसलिए आहत सिक्के कहते हैं। ये आरंभिक सिक्के थे, ठीक है। अब उसे ये सारी संसाधन की जरूरत पड़ेगी, महल या दीवार बनाने के लिए, सेना रखने के लिए उसे जो है नियमित वेतन दे रहा, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए, अब वो क्या करेगा? कर लगाने का काम करेगा जो राजा, ठीक है। ये वो दीवार का उदाहरण है जो बड़ी बड़ी दीवार बना रहे हैं। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी दीवार है, और ये व्यक्ति बनाने का काम कर रहा है इस दीवार को। तो इतनी बड़ी बड़ी दीवार बना रही है। और इस दीवार कहाँ की है? ये कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास, ये कौशाम्बी इलाहाबाद के पास एक जगह है, तो वहां मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः कब हो रहा है? वो 2500 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 2500 साल पहले हुआ था इसका निर्माण। आप यहाँ पर आप मैप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर वो मैप है, तो यहाँ जनपद और महाजनपदों के कुछ नाम दिए गए, जैसे यहाँ पर तक्षशिला है, यहाँ पर हस्तिनापुर है, कुरु है, यहाँ कौशल है, वैशाली है, मगध है, ये बज्जी दिख रहा है, ये अंग है, ऐसे ही जो है कौशाम्बी दिख रहा है, उज्जैन ये है। तो ये सब जनपद और महाजनपदों के उस समय के उदाहरण हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, अभी बज्जी और ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब चूंकि इसे संसाधनों की आवश्यकता थी, बताया था सेना रख रहा है तो उसके लिए खर्चा, अनुष्ठान कर रहा है तो सबके लिए खर्चा तो चाहिए ना। तो खर्चा चाहिए तो फिर ये टैक्स लगाएगा जनता पर। अब ये टैक्स लगा रहा है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। राजा अब उपहारों पर निर्भर न रह के, अब केवल उपहारों पर निर्भर नहीं है, अब वो क्या कर रहा है? टैक्स पर निर्भर हो गया, टैक्स वसूलने लगा। और वो नियमित टैक्स वसूल रहा है, ये नहीं कि कभी वसूल लिया कभी नहीं वसूल रहा, नहीं साहब, नियमित वसूल रहा है। अब ये फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर कर लगा रहा है, लेकिन फसलों पर और किसानों पर टैक्स लगा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इसी से अर्थव्यवस्था यहाँ पर बढ़ेगी आगे। ये अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है कृषि, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। मुख्य कर कौन कौन से थे? इसने कौन कौन से कर लगाए थे? तो कृषि कर था, जो प्राय है उपज का 1/6 भाग हुआ करता था, 1/6 भाग होता था, तो इसे भाग कहा जाता था, यानी कृषि कर को भाग कहा जाता था। कारीगर कर लगा रहा है, कारीगरों पर भी कर लगा रहा है, तो कारीगरों पर कर लगा रहा है तो यह प्राय श्रम के रूप में चुकाया जाता था। कारीगरों पर जो कर लगाया जा रहा है वो श्रम के रूप में चुकाया जाता था। जैसे एक बुनकर है या लोहार है या सुनार है, तो उसे राजा के यहाँ 1 महीने काम करना होता था, महीने के किसी एक दिन काम करना होता था, ठीक है। महीने में किसी एक दिन काम करना पड़ता था कारीगर को। ये हो गया कारीगर के कर। अब यहाँ पशुपालक, इन पर कर लगाया जा रहा है। ये क्या करेंगे? कर या तो ये पशु के रूप में कर का भुगतान करेंगे, या फिर पशु से जो उत्पाद आ रहा है उसके रूप में कर दे रहे होंगे। व्यापारी सामान खरीदने और बेचने दोनों पर ही कर लगा रहे हैं, कर दे रहे हैं, सॉरी। तो सामान खरीदने और बेचने पर दोनों पर ही कर लगता था।
अब जो आखेटक और संग्राहक थे, यानी शिकारी थे और जो भोजन का संग्रह करते थे, उन पर भी जो कर लगाया गया है। उन पर कर लगाया तो वो किस रूप में कर चुका रहे हैं? वो चुका रहे हैं जंगल से प्राप्त वस्तुएं उन्हें देनी होती थी कर के रूप में। तो इस तरीके से वो कर लगा रहे हैं अब यहाँ के राजा, जो वैदिक युग में, वैदिक पीरियड में जो कर नहीं लगा रहे थे। कल हमने देखा ही था ना चौथे चैप्टर में, वहां पर ना तो वो कर लगा रहा है, ना वो सेना रखना, ना उसकी कोई बड़ा महल है, ना ही उसकी राजधानी है। तो उस इस रूप में अलग है। अब यहाँ कृषि में परिवर्तन हो रहा है। कृषि में परिवर्तन हो रहा है तो कृषि में मुख्यतः यहाँ दो परिवर्तन आते हैं। पहला है लोहे का उपयोग और दूसरा है साहब यहाँ पर अब पौधे का रोपण किया जा रहा है, पौधे का रोपण किया जा रहा है। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहला है लोहे का हल। अब यहाँ लोहे का उपयोग हो रहा है, तो लोहे का, पहले लकड़ी का हल बनता था, लकड़ी के हल से जो है जुताई हो रही है। तो लकड़ी के हल से जब जुताई हो रही है तो बहुत अच्छी जुताई नहीं हो पा रही है, अंदर तक जो जुताई नहीं हो पा रही है। अब लकड़ी का हल बन गया, लकड़ी के फाल बन गए, फावड़े बन गए, ऐसे समझ लो। तो अब हल का फाल लोहे का बनने लगा है। तो इससे क्या हो रहा है? कठोर भूमि की जुताई आसानी हो जा रही है। कठोर भूमि की जुताई आसान हो जा रही है तो उससे उपज ज्यादा हो रही है। साथ ही साथ इससे जंगल काटने में आसानी हो रही है लोहे के उपयोग से। तो कृषि भूमि बढ़ रही है, तो लोग वहां पर जो है खेती कर रहे हैं। तो कठोर भूमि की जुताई आसान हो गई है, उपज में वृद्धि हो गई है। साथ के साथ धान की रोपाई शुरू हो गई यहाँ पर। यानी पहले लोग बीज छिनक के जो है बीज का डाल करके खेत में फसल उगा रहे थे। अब लोगों ने वो पद्धति छोड़ करके क्या कर दिया? अब रोपाई की पद्धति अपना ली। कैसे? खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय अब धान की पौध तैयार कर अलग रोपण शुरू किया गया, जैसा आज भी होता है। आज क्या होता है, जब धान की जो आप देखते होंगे लोग जो है आधे आधे मतलब घुटनों तक पानी भरा रहता है खेतों में, और उसमें जो है धान की पौध लगा रहे होते हैं, धान के छोटे छोटे पौधे लगा रहे होते हैं। तो वही है ये। तो धान की रोपाई हो गई यहाँ पर। अब इससे क्या होगा? पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह पा रहे हैं इससे। तो बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह पा रहे हैं तो उत्पादन ज्यादा होगा, यानी अधिक पैदावार होगी। अब ये काम पौध लगाई का हो रहा है तो मेहनत वाला भी होगा। आज भी देख लो आप, जो है जब ये पौध रोपाई चलती है, धान की रोपाई चलती है, तो बहुत सारे लोग खेतों में लगे रहते हैं। किसी किसी राज्य में दूसरे राज्य से जो है श्रम देने के लिए आते हैं लोग जो है। तो यही काम जो है यहाँ मेहनत लग रही है। तो यह कार्य ज्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेती और मजदूरों से कराया जा रहा है, जिन्हें कर्मकार कहा जा रहा है। दास का मतलब आपको पता ही है, कौन लोग थे दास? जो आर्यों के विरोधी होते थे, जिन्हें या युद्ध में जीत कर लाया जाता था, उनके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। अब देखिए साहब, सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण क्या है? अब जो है हम जो महाजनपद जो पढ़ रहे थे हम अभी, उसी में कुछ महाजनपद है, जैसे मगध है, वज्जी है। तो ये उस समय बहुत ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हीं के बारे में बता रहा है। तो स्थान और महत्व, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ये मगध, यहाँ जो मगध है, ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। इसमें गंगा और सोन नदियां बहती थी। इसके बीच से जो है गंगा और सोन नदियां जा रही हैं इसमें से। तो वो गंगा और सोन नदियों का से फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि यातायात आसान हो जाएगा, यातायात सुलभ हो जाएगा, सिंचाई करना आसान हो जाएगा खेतों की। साथ के साथ भूमि की उपजाऊता के लिए भी ये महत्वपूर्ण रही होंगी नदी, क्योंकि उस समय खेती जो है प्रमुख जो है वो है। तो प्रमुख है तो खेती, तो वहां पर जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, तभी अच्छा उत्पादन होगा। अच्छा उत्पादन हो तो उसके लिए पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए। और ये पानी सिंचाई कौन प्रोवाइड करा रही है? ये दोनों नदियां प्रोवाइड करा रही हैं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। तो जंगलों से भरा हुआ था तो यहाँ से ये अब हाथी पकड़ करके उन्हें सेना के कार्य में लगा रहे हैं। तो हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में इस्तेमाल किया जाता था। घर, गाड़ियों, रथ आदि बनाने के लिए इन जंगलों से लकड़ी भी मिल रही है इन्हें। तो इस तरीके से संसाधन आराम से मिल जा रहे हैं, और तो इसलिए महत्वपूर्ण, इसलिए इनका प्रभाव बढ़ रहा होगा गंगा जो मगध का। मगध इसलिए शक्तिशाली भी हो रहा होगा क्योंकि इसके पास संसाधनों के पर भरपूर है। लौह अयस्की की खदानें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लौह अयस्की खदान मौजूद हैं, तो यहाँ से लोहा निकल रहा है, तो उनसे हथियार बनने होंगे बढ़िया। तो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। ये आप मैप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो है मगध ये रहा है, यहाँ पर मगध है। ठीक है साहब। अब देखिए
अगला, इसमें मगध में दो बहुत शक्तिशाली राजा भी हुए थे, वो दो शक्तिशाली शासक में, और वो शासक कौन कौन से हैं? बिंबिसार और अजातशत्रु। अजातशत्रु का पिताजी बिंबिसार। तो अजातशत्रु अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे, यानी कि ये जो क्या करते थे, जो भी इनको जनपद दिखते थे, आसपास के इलाके दिखते थे, उनको जीतने की भरपूर कोशिश करते थे। जो सामदंड भेद लगाया जा सकता था लगाने की कोशिश लगाते थे। तो महापद्म, इसमें एक महापद्म नंद जो था, इसमें एक और शक्तिशाली महत्वपूर्ण शासक था। उसने क्या किया था, अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। यानी कहां तक? यहां तक, उत्तर पश्चिमी भाग तक। तो यहां पर रहा होगा वो महापद्म नंद, वो जो है यहां तक अपने भाग को फैला लिया था। ठीक है, अब फैला लिया था तो उसकी राजधानी जो बिहार में राजगीर है, वो आधुनिक राजगीर, जिसे आज राजगीर कहते हैं, वो राजगीर है कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। लेकिन आगे चलकर बाद में वो पाटलिपुत्र, यानी आज का जो पटना है, वो मगध की राजधानी बनी। 2300 साल से भी पहले मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर, जो विश्व विजय करना चाहता था। विश्व विजय करना चाहता था। ये उस वेस्ट एशिया, जो आज का वेस्ट एशिया है, वहां पर कई सारे लोगों से लड़ाई की, इसने शासकों से लड़ाई की। हालांकि पूरी तरह सफल नहीं हुआ। जैसे पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? व्यास नदी के किनारे तक। यहाँ देखिए, आपको यहाँ व्यास नदी दिख रही होगी, ये रही व्यास नदी। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। ये व्यास नदी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इस इलाके तक पहुंच गया अब वो। ठीक है, सिकंदर क्या करने के लिए? भारत को जीतने के लिए। लेकिन जब वो उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मगध क्योंकि बहुत शक्तिशाली है यहाँ पर, अब जब ये कूच करना चाह रहा है मगध की ओर, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि साहब हम नहीं जाएंगे वहां पर, हमसे तो माफी ले लो। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाई उसके पास पैदल सेना है, उसके पास हाथी है, उसके पास जो है रथ हैं। तो इसलिए वो भयभीत हो गए, और भयभीत हो गए तो मना करने, साहब यहीं से वापस चलो, इससे आगे नहीं जाएंगे, हम नहीं मनना है। तो कह रहे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के साथ पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, हाथी कुचल डालेंगे साहब हमारा मुंह, हमें नहीं जाना वहां पे। तो इसलिए जो उन्होंने मना कर दिया। एक अगला संघ है वज्जी संघ, यानी कि ये जनपद है, महाजनपद वज्जी। मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य था। ये यहाँ पर देख लो आप मैप में, ये मगध है, यहाँ पर ये वज्जी है। तो मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य था। तो ये वज्जी राज्य क्या कर रहा था? हाँ, इसकी राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में स्थित है। तो इसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर मगध या बाकी जनपद या महाजनपदों से एक अलग ही व्यवस्था चल रही थी, अलग ही राज्य प्रणाली थी। वहां पर राजा शक्तिशाली था, राजा जो है चुना जा रहा है, जो राजा के पत्नी रानी के पेट से ही। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो गढ़ और संघ थे, यहाँ पर कई शासक आकर के मिलते थे, इन संघों में आकर के मिलते थे गढ़ों में, और उसमें फिर चर्चा कर रहे होते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, तो यानी कि ये मिलकर के शासन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई। आज की जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग यहाँ पर इन गढ़ों में मिल रहे हैं और बैठ रहे हैं और फिर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे सांसद बोलो, मान लो विधायक मान लो, एक तरीके से सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कर देते थे, अलग अलग नहीं करने, एक साथ कर रहे हैं। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, यानी ये गढ़ जो बना है, इन सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। यानी कि अगर कोई निर्णय लेना है तो उन सभाओं में आकर के ये बैठ करके चर्चा कर रहे होते थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सारी बातें वहां तय कर रहे हैं। ये शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। यानी कि इन सभाओं में बैठ करके ये शत्रुओं के आक्रमण से मिलकर निपटने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था चल रही थी यहाँ पर, जिन्हें गढ़ या संघ कहा जा रहा है, जिसे हम बौद्ध धर्म में देखते हैं। स्त्रियां दास तथा कम्मकार सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। कम्मकार कौन? जो मजदूर वर्ग है, शिल्पकार है, इस तरीके के।
तो ये उनमें कृषक हो सकते हैं ये, तो वो इनको हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। क्योंकि यहाँ पर भी इनकी मानसिक स्थिति वही होगी पुरोहितों वाली, क्योंकि पुरोहितों ने वर्गीकरण कर दिया। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ये आपको याद कर लेना कि बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। जब आगे पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा सारी बातें। तो बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है, यानी संघ के बारे में बहुत एक एक छोटी और पूरी सजीव तरीके से वर्णन किया गया है बौद्ध साहित्यों में। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा जो थे इन संघों को जीतना चाहते थे, क्योंकि इन संघों को जीत लेंगे तो इन्हें बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा। कई शासकों पर एक साथ जो है एक साथ जो है ये वो अपना आधिपत्य लगा देंगे, आधिपत्य। ठीक है ना। तो इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। यानी कि कुछ राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इन गढ़ों को जीतना चाहते थे, उसके बावजूद भी उनका राज्य आगे चलता रहा है और लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। कौन शासकों ने? गुप्त शासकों ने। ठीक है साहब। अब देखिए यहाँ पर बताया गया वज्जी संघ का जो वर्णन मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? वो दिग् निकाय से मिल रहा है। ये दिग् निकाय, इससे वर्णन मिला है। ये दिग् निकाय क्या है? ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ है, तो दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कब लिखा गया है इन ग्रंथों को? 2300 साल पहले, दिग् निकाय। तो इसमें बताया गया है अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच में बताया गया कि ये अजातशत्रु जो था वो वज्जी संघ को जीतना चाहता था, वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वश्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। यानी कि वो क्या चाह रहा है? वज्जी संघ पर जो है आक्रमण करना चाह रहा है, तो अब वो जो है बुद्ध से सलाह मांग रहा है। तो बुद्ध से सलाह लेने के लिए किसको भेज रहा है? वस्त्रकार को, कि भाई तू जा और उनसे लेकर पूछ क्या कि इस पर आक्रमण करना ठीक होगा नहीं होगा। तो बुद्ध बता रहे हैं कि इस पर आक्रमण करना अभी ठीक होगा कि नहीं होगा, तो सारी बातें बता रहे हैं। तो फिर इन बुद्ध जो कुछ बातें बताते हैं, कुछ कमजोरियां बताते हैं वज्जी संघ की, तो उन्हीं को फिर जो वस्त्रकार जो था ये अजातशत्रु को बताता है। फिर अजातशत्रु को बताता है तो ये जो है वश्यकार फिर इस वज्जी संघ में फूट डालने का काम करता है, फिर इसे आक्रमण करके जीत लेता है। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी संघ सभाएं नियमित रूप से चलती हैं? किससे पूछ रहे हैं? वस्त्रकार से। और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्होंने यानी कि उससे जब क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद पता चला कि हाँ ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी जब तब तक, अगर ऐसा होता है तो बुद्ध बता रहे हैं कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे तब जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तो वो उन्नति करते रहेंगे। अब ये सारी उनकी मजबूती है। तो इन्हीं को कमजोर करने का काम करेगा कौन? वश्यकार। वश्यकार जो है यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाएगा और इस पर आक्रमण करके जीत लेगा। यह अब आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। सारी बातें हमने बता चुका हूं पूरे लेक्चर में इसमें, कि जो मैंने बताया उन्हीं पर जो है आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें क्या सही है और क्या गलत है आपको बताना है। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये सही है क्या गलत है, ये सारी बातें बताइए। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे नए शासक कब आ रहे हैं? लगभग 3000 साल पहले आ रहे हैं। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण कब हो रहा है? और दिग् निकाय का लेखन वो 2300 साल पहले। गढ़ या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले अध्याय 6 में। अध्याय 6 होगा आपका नए प्रश्न और राय विचार, यानी यहाँ पर बौद्ध धर्म जैसे जो है धर्मों का नया विचार निकल के आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, आपको समझ में आया होगा। ये आज का अध्याय जो 5 था, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।